कोकिला नहीं काग हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। कलियां भी मिली यद खिली कंटक कुल से, वो पौधे वो पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हा ये वन खून से सना पड़ा है। हे ऋतुराज किंतु धीरे से आना, ये शोक स्थान है यहाँ मत शोर मचाना। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। मेरे द्वारा कही गई ये पंक्तियां हिंदी कुल की वरिष्ठ कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं, जो ऋतुराज बसंत से एक संवाद स्थापित कर रही हैं और कह रही हैं कि हे ऋतुराज, जब जलियांवाला बाग आना तो धीरे से आना, प्रेम की उड़मल हस्तियां मत बनाना, धीरे से आना। जो शहीद हैं, जो बच्चे हैं, उनको स्मृति स्वरूप कुछ अधखिली कलियां चढ़ाना। इन पंक्तियों से यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि आज के इस अंक में हम बात करेंगे जलियांवाला बाग। भारत के इतिहास में कई सारी ऐसी दास्तान दर्ज हैं जिनमें बड़े नरसंहार हुए हैं। उन्हीं में से एक है जलियांवाला बाग। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे कि जलियांवाला बाग के नेपथ्य में आक्रोश क्यों है, जलियांवाला बाग हुआ क्यों, जलियांवाला बाग के परिणाम क्या निकले और इस कांड के बाद भारत के आंदोलन की दिशा क्या है। मित्रों, 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। कमेटी के गठन का उद्देश्य ये था कि भारत सुरक्षा अधिनियम की अवधि लगभग पूर्ण हो चली थी। अब एक नया अधिनियम बनना था। इसके लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने अपना सर्वे किया। सर्वे करने के बाद 2 अधिनियम लेकर आई। एक था ट्रेड यूनियन बिल, दूसरा पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसमें से ट्रेड यूनियन बिल को वापस कर दिया जाता है, पब्लिक सेफ्टी बिल को पास किया जाता है। पब्लिक सेफ्टी बिल के अंतर्गत क्या था कि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया था कि वो संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसके ऊपर जो दोष मढ़े गए हैं उनको आधार बनाकर उसे सजा दे सकता है। इसलिए इस कानून को काला कानून कहा गया। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इतना ज़्यादा इसका विरोध हुआ। ये तो एक महत्वपूर्ण कारण था जो जलियांवाला बाग के नेपथ्य के आक्रोश में से था। उसके पहले क्या हुआ था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है। इसके माध्यम से भारतीय विधायी परिषद का विस्तार किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। द्वैध शासन के जो जन्मदाता हैं वो लाउनियस कर्टिस माने जाते हैं। संपूर्ण शासकीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषयों में वित्त, कानून जैसे महत्वपूर्ण विषय थे जिनको पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखा था, और दूसरे विषय थे हस्तांतरित विषय, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय थे जो भारतीय महकमों को दिए थे। दक्षिण में गैर ब्राह्मणों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था। पंजाब में सिखों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था। केंद्र में द्विसदनीय विधायी परिषद का स्थापना किया गया था और जिस अनुपात में भारतीयों को स्थान दिया जाना चाहिए था उस अनुपात में भारतीयों को स्थान नहीं दिया गया। ये 2 बड़े कारण थे जिसकी वजह से भारतीय जनमानस में एक बड़ा आक्रोश था। और उसी आक्रोश के बीच में अराजकतावादी कानून रॉलेट एक्ट 1919 आ जाता है। जब ये इतना काला कानून, इतना बड़ा कानून आता है तो संपूर्ण देश में इसका विरोध होता है। और विरोध का प्रथम बिगुल दिल्ली से मार्च 1919 को श्रद्धानंद बजाते हैं। आंदोलन प्रखर होता है, मुखर होता है। जब ये आंदोलन गलियों में पहुंचता है तो अंग्रेज इसको बर्बरता के साथ दबाने का प्रयास करते हैं। कई जगह छुटपुट घटनाएं होती हैं, गोलियां चलती हैं, कई सारे आंदोलनकारी हताहत होते हैं। आंदोलनकारियों के हताहत होने पर ये जो आंदोलन है, ये जो विरोध है, वो और उग्र हो जाता है। डॉक्टर सतपाल और श्रद्धानंद एक बड़े जुलूस का आयोजन करते हैं जिसमें गांधी जी को आमंत्रित करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 1917 के आसपास के समय ही
भारतीय राजनीतिक मुख्य धारा में गांधी जी का आगमन हो चुका था। गांधी जी को आमंत्रित किया जाता है, गांधी जी आते हैं। गांधी जी को पंजाब बुलाया गया था, लेकिन पंजाब वो न पहुंच पाए, इसलिए उन्हें हरियाणा में ही 8 अप्रैल 1919 को हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तार करके मुंबई भेज दिया जाता है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन और भी उग्र हो जाता है। इतना उग्र हो जाता है कि कई जगह फिर से घटनाएं घटती हैं और कई सारे आंदोलनकारी मारे जाते हैं। पंजाब की जो स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक हो जाती है। इसी बीच में क्या होता है कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू नाम के 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी रिहाई के लिए फिर आंदोलन शुरू होते हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं, रैलियां प्रारंभ होती हैं। फिर तारीख आती है 12 अप्रैल 1919। 12 अप्रैल 1919 तक का पंजाब का क्या हाल हो जाता है कि पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो जाता है। जनरल ओडायर को वहाँ का प्रशासक बना दिया जाता है। 13 अप्रैल 1919 दिन है बैसाखी का। सब लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। एक तो मेला जैसा हालात बना हुआ है पहले से, ऊपर से सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की रिहाई के लिए भीड़ इकट्ठा होती है, नारेबाजी होती है, भाषणबाजी होती है। इसी बीच क्या होता है, जनरल ओडायर आते हैं। जनरल ओडायर बिना किसी पूर्व सूचना के अपनी 2 टोलियों के साथ आते हैं। एक टोली गोरखा की होती है, एक बलूच की होती है। दोनों को फायर का आदेश देते हैं और इनफील्ड राइफल से तब तक कारतूसें निकलती रहती हैं, तब तक कारतूसें निकलती रहती हैं जब तक कि उनकी कारतूसें खत्म नहीं होती। मित्रों, कल्पना करिए कि दृश्य क्या रहा होगा। कहीं से भागने की जगह नहीं है, लगातार गोलियां चल रही हैं। ईश्वर देसाई ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गोलियां इतनी मजबूत थीं कि जब वो लोगों के धड़े से लगती थी तो हड्डियां तोड़ते हुए पार कर जाती थी और पार करके दीवार में धंस जाती थी। जलियांवाला बाग के बीचों बीच एक कुआं था। जब कुछ नहीं दिखाई दिया, लोगों को उस कुएं में कूदना शुरू कर दिया। वहाँ पर दब के मर गए। वृद्ध मरे, पुरुष मरे, स्त्री मरे, यहाँ तक कि कई सारी गर्भवती महिलाएं भी समाप्त हो गई। इतना कुत्सित, इतना विभत्स दृश्य शायद ही कहीं देखने को मिलता हो। जलियांवाला बाग का विरोध शुरू होता है। विरोध शुरू होने के बाद जब अंग्रेजों को लगता है कि यह विरोध ज़्यादा है, उनके माध्यम से एक कमेटी का गठन किया जाता है। कमेटी बनती है हंटर की अध्यक्षता में। हंटर कमेटी में 8 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 भारतीय होते हैं और 5 अंग्रेज होते हैं। 3 भारतीय जो सदस्य हैं वो चीमनलाल सीतलवाड़ा, जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान अहमद। लेकिन इससे कुछ खास होता नहीं है। ब्रिटेन में जनरल ओडायर को सम्मानित किया जाता है, उन्हें शॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। मॉर्निंग पोस्ट नाम का अखबार 30,000 पाउंड कलेक्ट करके उनको देता है। दंड स्वरूप बस इतना कहा जाता है कि अब इनकी दोबारा पोस्टिंग भारत नहीं की जाएगी। उनकी रिपोर्ट में यह लिखा जाता है कि इनकी नीयत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बल का प्रयोग कर लिया मात्र। इसके विरोध में क्या होता है, विरोध में जो भारतीय प्रबुद्ध वर्ग है वो अपनी उपाधियों को छोड़ने का सिलसिला प्रारंभ करता है। इसी समय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बयान आता है, जिसमें वो कहते हैं कि सम्मान के इन तमगों का अपमान के संदर्भ में बेतुका प्रयोग है। मैं ऐसी अवस्था में सारी उपाधियां त्याग कर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। यह कहते हुए उन्होंने ब्रिटानिया सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि त्याग दी। इसी समय मद्रास के टी शंकरन नायर, जो कि तत्कालीन समय में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, उन्होंने उसकी सदस्यता त्याग दी। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस करती है कि कांग्रेस अपनी एक अलग कमेटी का गठन करती है, जिसका नाम होता है तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष होते हैं महामना मदन मोहन मालवीय। इसके अलावा इसके सदस्य हैं गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, पुरुल जयकर। ये लोग अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट में पूरी तरह से जनरल ओडायर और उसके संबंधित सहायकों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन जब अंग्रेजों के माध्यम से कोई कड़ा
रुख नहीं दिखाई देता, ना वो दंड देते हैं। इस पर गांधी जी यह फैसला लेते हैं कि अब हम जलियांवाला बाग के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे और गांधी जी अपनी मुख्य भूमिका में दिखाई देते हैं। मित्रों, जलियांवाला बाग भारतीय इतिहास का एक ऐसा नरसंहार है जिसके विषय में आज भी जब हम कल्पना करते हैं तो हमारी रूह सिहर जाती है। इसलिए अपने देश को, अपने कृत्यों को इतना मजबूत बनाया जाए कि दोबारा किसी डायर की हिम्मत ना हो कि हमारे ही ज़मीन पे खड़ा होकर हमको आंखें दिखाए और हमारे ही लोगों पर गोली चलाए। 1940 में हमारे ही बीच का एक वीर बहादुर ऊधम सिंह लंदन जाता है और लंदन में उन्हीं की ज़मीन पर जनरल ओडायर को गोली मारकर उसकी हत्या करता है। तो आज के इस अंक में सलाम है ऊधम सिंह को भी कि उन्होंने लंदन में इतना ऊधम मचाया, जलियांवाला बाग में डायर ने जो ऊधम मचाया था उसे ख़त्म नहीं कर दिया। इन्हीं बातों के साथ आज के इस अंक को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।